Good morning, everyone. I hope all of you and your family are safe, healthy. Every day I remember you in my prayers. May God keep all of us in His loving care, and we shall meet soon. We are studying the sexual reproduction in flowering plant. Last lecture we have discussed about the development of embryo, and that is dicot embryo, right? In today's lecture we will see that the development of monocot embryo. मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एकदम डाइकॉट एम्ब्रियो की तरह ही है, मतलब माइटोसिस डिविजन्स हैं, ऑलमोस्ट डिवीजन सेम है, सिर्फ थोड़े थोड़े फॉर्मेशन में डिफरेंस है. जैसे कि डाइकॉट एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो डाइकॉट है, इसलिए उसमें ऑब्वियसली 2 कोटलिडन्स बने थे, और अब ये मोनोकोटलिडन है तो इसमें सिर्फ 1 कोटलिडन बनेगा, है ना. और फिर मोनोकॉट है तो उस हिसाब से थोड़ी कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड रिमेन सेम, राइट. देन वी शैल गेट अ बिट आइडिया अबाउट द सीड्स एंड फ्रूट्स. हालांकि सीड्स एंड फ्रूट्स का डिटेल आइडिया आपने लास्ट ईयर आपके प्रैक्टिकल्स में होगा, उसमें सीड्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ये सब आपने पढ़ा होगा शायद, लेकिन लास्ट ईयर में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ये सारी चीजें हैं. नहीं होगा तो नेक्स्ट whenever we shall meet in the school during the practical periods, then we can discuss that. Here we shall be discussing a bit about the types of seeds and types of fruits. थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ेंगे, right? So let us start with the development of monocot embryo. So today we shall study development of monocot embryo. Till the fertilization things would remain same. Okay, one male gamete fuses with egg cell in the embryo sac and forms the zygote. अब चीजें यहाँ से different हो जाएंगी. Okay, zygote undergoes mitosis या mitotic cell division as we have seen in the dicot embryo. We have seen in the dicot embryo this zygote divides into 2 cells, one basal cell and one terminal cell. लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट जो एम्ब्रियो, उसमें क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पर zygote रिपीटेडली 2 डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन, एंड zygote डिवाइड्स इनटू 3 सेल्स. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 सेल्स फॉर्म, 1, 2 and 3. In this way 3 cells form. As I told you, we have to remember the Challenger end and the micropylar end. तो ये वाला हमारा micropylar end है और ये वाला Challenger end है. माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल होती है उसको बोलते हैं हम बेसल सेल. So this is our basal cell. एक्सट्रीम चैलेजा की तरफ जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल सेल. So this is our terminal cell, and this is the middle one, middle cell. So this is the first step. Okay, one zygote divides into 3 cells. डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 सेल्स बनी थी, बेसल और टर्मिनल. यहाँ पर 3 सेल बन रही है, बेसल, टर्मिनल और मिडिल सेल. लेट अस सी दैट व्हाट द चेंजेस take place afterward and the fate of these cells, right? कि कौन सी सेल क्या बनाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल सेल, यहाँ पर बेसल सेल सस्पेंसर नहीं बनाएगी, सिर्फ ये एक हॉस्टोरिया की तरह काम करेगी और सिर्फ साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. तो ये अगेन दूसरा डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर बेसल सेल सस्पेंसर नहीं बना रही है, राइट. सिर्फ बेसल सेल क्या हो गया, थोड़ी सी बड़ी हो गई साइज में. सो दिस इज द बेसल सेल. मिडिल सेल, ऑल द अदर थिंग्स लाइक द plumule or hypocotyl, epicotyl, radicle, even small suspensor, all these things are formed by the middle cell. ठीक है, तो सारी चीजें जो एम्ब्रियो की है वो किससे बनेंगी, मिडिल सेल से बनेगी.
यहाँ पर मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो सस्पेंसर है वो बिल्कुल छोटा सा स्मॉल सस्पेंसर बनेगा। जैसे हमने डायकॉट में देखा था बहुत बड़ा सा सस्पेंसर, वैसा सस्पेंसर नहीं बनेगा। क्लियर? सो दिस मिडिल सेल, दिस सेल, इसका कुछ शेप विल चेंज इन अ बिट दिस वे, ऐसा, in this way it changes. ओके, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज द मिडिल सेल और टर्मिनल सेल फॉर्म्स वन कोटलेडन। सिंस ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है तो इसमें सिर्फ एक कोटलेडन मिलेगा, तो कोटलेडन भी क्या होगा, शिफ्ट होके कहां पर आ जाएगा, यहां पे। ओके, तो बेसल सेल, ये बेसल सेल है, ओके, सिर्फ साइज में बड़ी हो गई है। टर्मिनल सेल से क्या बना हमारा, ये वाला प्लीम्यूल, लेकिन अब हम यहाँ पर मोनोकॉट एम्ब्रियो में इसको प्लीम्यूल नहीं बोलेंगे, राइट। स्ट्रक्चर प्लीम्यूल की तरह ही है, इससे हमारा शूट सिस्टम बनने वाला है, लेकिन मोनोकॉट एम्ब्रियो में प्लीम्यूल इज कवर्ड विथ सम शीट्स काइंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा शीट जैसे कवरिंग से ढका रहता है। तो जब प्लीम्यूल कोई शीट से ढका रहता है, देन वी कॉल इट कोलियोटाइल। सो दिस पार्ट इज कोलियोटाइल। So I hope you have understood what is coleoptile. In monocot embryo, plumule part is covered with extra sheath. एक शीट से ऐसे टिश्यू काइंड स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, फाइब्रस काइंड का स्ट्रक्चर रहता है, उससे कवर्ड रहता है। और अब हम इस प्लीम्यूल को जो कि शीट से कवर्ड है, वी कॉल इट कोलियोप्टाइल। ठीक है। सिमिलरली दिस पार्ट वुड फॉर्म रेडिकल, लेकिन अगेन रेडिकल हम लोग कह रहे थे डायकॉट एम्ब्रियो में, अब यहाँ पर हम लोग उसको रेडिकल नहीं बोलेंगे, बिकॉज हियर रेडिकल पार्ट ऑल्सो कवर्ड विथ सर्टन शीट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी शीट से वो ढका रहेगा, देन वी कॉल इट कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा क्या हो गया, ये रेडिकल है, पर ये मोनोकॉट का रेडिकल है, यहाँ रेडिकल नहीं बोल रहे बिकॉज इट इज कवर्ड विथ सम एक्स्ट्रा शीट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो कोलियोराइजा बन गया, विच गिव्स राइट्स टू द रूट सिस्टम, राइट। उसके बाद कोलियोप्टाइल का बिल्कुल ये नीचे वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, राइट। ये वाला क्या हो गया हमारा, कोटाइलेडिनरी नोड हो गई। दिस इज जहां से मेन ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज द कंप्लीट एम्ब्रियोनल एक्सिस। जैसे अगर आप डायकॉट सीट में देखेंगे तो वहां पर भी हमने एक बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाई थी, तो ये भी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, राइट। तो और ये हो गया, ये क्या है, कोटाइलेडिनरी नोड। नोड है। दिस इज सिंगल कोटाइलेडन, ये किससे बना है, दिस इज फॉर्म बाय द टर्मिनल सेल, दिस इज सिंगल कोटाइलेडन। सिंगल कोटाइलेडन एंड दिस इज द बेसल सेल। बेसल सेल और मिडिल सेल से ही इस पार्ट पे यहाँ पर कुछ सेल डिवाइड हो जाएंगी जो बेसल सेल से जुड़ी रहेंगी, एंड वी कॉल इट सस्पेंसर। एंड ये वाला पूरा पार्ट है, इसको बोलेंगे हम हाइपोकोटाइल। ठीक है। तो ये था हमारा जायगोट के बाद का स्ट्रक्चर। उसके बाद जायगोट में क्या क्या चेंजेस हुए, बेसल सेल एज इट इज है, सिर्फ ये साइज में थोड़ी सी बड़ी हो गई है। मिडिल सेल ने क्या बनाया है, पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस। मिडिल सेल कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसमें रेडिकल पार्ट को हम कोलियोराइजा बोलने लगे हैं, अब ये कोलियोप्टाइल बनेगा। कोलियोप्टाइल से जस्ट नीचे एपिकोटाइल है, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, शूट सिस्टम। फिर यह है कोटाइलेडिनरी नोड, जहां से कि कोटाइलेडन जुड़ा हुआ है। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, और सबसे लास्ट वाला पार्ट कोलियोराइजा। कोलियोराइजा विल फॉर्म द रूट सिस्टम, और दिस इज सिंगल कोटाइलेडन। क्लियर।
अब लेट अस सी द नेक्स्ट कि नेक्स्ट में क्या होगा एंड हाउ दिस एम्ब्रियो लुक्स इन अ ग्रेन, क्योंकि जो मोनोकॉट सीड्स होंगे, जैसे हम मेज का अगर एग्जांपल ले ले तो वी कॉल इट ग्रेन. So let us see what is the position of this embryo in the maize grain, right? So, and one more thing that this cotyledon, जो monocot का single cotyledon है, this is papary cotyledon. This cotyledon does not store food. जैसे हमने dicot embryo के development में देखा था कि वहां पर जो दो cotyledon बन रहे थे उनके अंदर food stored था, which is utilized by the developing embryo. लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये जो कोटाइलेडन है ये पेपरी है, बहुत थिन है, पतला है और इसके अंदर फूड स्टोर्ड नहीं है. इट डज नॉट स्टोर द फूड. तो सच काइंड ऑफ द कोटाइलेडन इज नोन एज स्क्यूटेलम. All these terms are very very important. What is scutellum? So you have to say in monocot embryo, single cotyledon is known as scutellum. This is papary and this cotyledon does not store food. तो फिर इसका यूज क्या है, हम इसको क्यों कोटलेडन कह रहे हैं, क्या यूज होता है उसका? This we can see in the maize grain. Okay, so let us draw a maize grain. Say this is the structure of maize grain. इस तरह से रहता है मेज का ग्रेन, हम उसको बोलेंगे ग्रेन. ये मेज ग्रेन है. दिस मेज ग्रेन हैज 2 कंपार्टमेंट्स. ये 2 कंपार्टमेंट है. दिस कंपार्टमेंट इज स्टोर्ड फूड. ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें पूरा फूड स्टोर्ड रहता है. ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द एल्यूरॉन लेयर, बिकॉज दिस लेयर स्टोर्ड प्रोटीन. इसके अंदर क्या रहेगा? स्टोर्ड प्रोटीन रहेगा. और जो अंदर वाला पार्ट है उसमें उसके अंदर स्टार्च फूड जो रहता है वो स्टोर्ड रहता है. एंड वेयर इज द एम्ब्रियो? जैसे हम डायकॉट में सीड बोल रहे हैं वैसे हम मोनोकॉट में ये दिस इज द मेज ग्रेन. ये क्या है? मेज ग्रेन. इट्स अ मेज ग्रेन. तो ये यहां पर हो गया इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल. एंड वेयर इज द एम्ब्रियो? सो यहां पर हम इसका देखेंगे दिस इज द एम्ब्रियो पार्ट. दिस पार्ट इज द एम्ब्रियो and this is the papary cotyledon. This part is papary cotyledon. And this is embryo. This is the coleoptile. This is coleorhiza. Okay, ये cotyledon है, we note, and epicotyle, hypocotyle इस तरह से. ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहाँ पर है इसका स्क्यूटेलम और सिंगल cotyledon, right? Now what is the use of this cotyledon? When this embryo develops, this embryo absorbs nutrient or nourishment by the endosperm, and then afterward when the seed germinates, या germination के समय ये वाला जो अगर इसको हम जर्मिनेट करते हैं इस मेज ग्रेन को, तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो स्मॉल प्लांट बेबी प्लांट बनाएगा तब उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? डायकॉट सीड में वो कोटलेडन से मिल रहा था. लेकिन मोनोकॉट सीड में तो ये उसका कोटलेडन है और इसके पास फूड स्टोर्ड नहीं है. तो जब तक बेबी प्लांट रूट्स बना रहा है और सॉइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, उसकी लीव्स बनेंगी जो फोटोसिंथेसिस करेंगी, ये सब करने से पहले राइट उसको क्या करना है? फूड या एनर्जी की जरूरत रहती है. तो दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रेन. तो ये जो सारे फूड मटेरियल है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स इन द स्क्यूटेलम and through the scutellum it is provided to the developing embryo. मतलब stored food material direct embryo को नहीं मिल रहा है, rather stored food material first of all through the grain coming to the scutellum or the single cotyledon,
and through the cotyledon it is provided to the developing embryo. So I hope you have understood that what is the significance and what is the function of scutellum. That takes the food from the grain and it is through the scutellum it is provided to the developing embryo. Okay, so this is everything about the development of monocot embryo. So we are studying the post fertilization event. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने देख लिया कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो हो रहा है. उसके अलावा हमने देखा था ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सपोज दिस इज द एम्ब्रियो सैक. अब हम इसको बोलेंगे दिस इज द कंप्लीट ओव्यूल से. यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है, ये पूरे क्या है इंटेग्यूमेंट. दिस इज कंप्लीट इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज माइक्रोपाइल. ओके, तो ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर था और इसके अंदर था एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक में ये है कि फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है. तो फर्टिलाइजेशन हो गया है मतलब एंडोस्पर्म सारा यूटिलाइज हो गया है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बाद. और अब ये पूरा का पूरा ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड. तो ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, राइट. एंड दिस पार्ट ऑल द इंटेगुमेंट, दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट, this is inner integument. So these part will make the testa and tegmen of the seed. तो जो आप लोग सीड देखते हैं उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है टेस्टा एंड टेगमेन. सीड का टेस्टा जो ब्राउन कलर का कोटिंग होता है कवरिंग, वो फिर उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है वो. ओके, तो दैट इज नोन एज टेस्टा एंड टेगमेन. सो टेस्टा एंड टेगमेन इज फॉर्म्ड बाय द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर इंटेग्यूमेंट, राइट. फिर दिस वी आर नोइंग दिस एम्ब्रियो. उसके बाद अगर हम दो कोटलेडन होंगे सीड में, सपोज दिस इज द सीड, तो उसमें ये कोटलेडन होंगे, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहाँ पर होगा एम्ब्रियो. उसके बाद माइक्रोपाइल. इफ वी सी द सीड, अगर हमने ऐसा सीड देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा ऐसा हमको एक छोटा सा पोर छेद जैसा दिखाई देता है, तो दैट इज द माइक्रोपाइल. तो ये जो माइक्रोपाइल होता है इट वी कैन सी इट इन द सीड. तो ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड एंड कंप्लीट ओवरी, जो इसके पूरी ओवरी होती है, this ovary changes into fruit. Clear? Now let us see the types of seeds and types of fruits. Now let us see the types of seed. Types of seed. As we have discussed earlier, it may be monocot or dicot, mainly on the basis of number of cotyledons. Seed can be divided into two main types. One is dicot seeds. Dicot seeds means the seeds those who have two cotyledon, like gram है, peas है, इन सब में दो cotyledon होते हैं तो उनको बोलते हैं dicot seeds. Another is monocot seeds. Monocot seeds means the seeds those who have single cotyledon, जिसमें सिर्फ सिंगल कोटलेडॉन होगा, जैसे मेज, व्हीट, राइस, इन सबको बोलते हैं मोनोकॉट सीड्स, राइट. अब डाइकॉट और मोनोकॉट सीड्स दोनों ही अगेन फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस. मीन्स इन सीड्स में एंडोस्पर्म क्या होता है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. तो इन सीड्स में एंडोस्पर्म पूरा का पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है और सीड्स में बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है.
सारा स्टोरेज फूड मटेरियल कोटलेडन में होगा और एंडोस्पर्म वुड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन द सीड्स। तो ऐसे सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस। इसका एग्जांपल है डाइकॉट में पीस, ग्राम, ये सब। अब दूसरा होगा एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। मीन्स ऐसा सीड जिसमें कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के द्वारा यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो ऐसे सीड्स को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। तो डाइकॉट में एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल है कैस्टर। एग्जांपल कैस्टर। ओके। Now similarly, monocot seeds also can be divided into albuminous और non-albuminous और endospermic, non-endospermic। इसी तरह से हम monocot seeds को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। monocot endospermic और albuminous एंड monocot non-endospermic और एक्स एल्ब्यूमिनस। ऐसे मोनोकॉट सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो। अब उसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल नहीं बचा है। तो इसका एग्जांपल है वीट। वीट है, राइस है। और दूसरा है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। अगेन वही कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। तो इसका एग्जांपल है जनरली द एक्वेटिक प्लांट लाइक वेलिस्नेरिया, या वाटर प्लांटेन, PLANTAIN, वाटर प्लांटेन। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मोनोकॉट, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स के। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सीड्स। लेट अस सी नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। Fruits can be mainly divided into three types. Types of fruits. We are knowing this that ovary changes into fruit. After fertilization, ovary जो रहती है वो पूरी fruit में change हो जाती है, right? तो mainly fruits are of three kind. First is the simple fruit. Simple fruit formed by the single ovary of single flower. या हम कह सकते हैं कि ये जो है अगर और मल्टी कार्पिलरी है तो ये क्या होगी, सिन कार्पस होगी। अदरवाइज तो ये सिंपल यूनिकार्पिलरी होगी ओवरी, मतलब एक ही कार्पल होगा, एक फ्लावर उसमें एक ही कार्पल। ओके। और अगर वो मल्टी कार्पिलरी है तो कार्पल सारे क्या होंगे, सिन कार्पस होंगे। सिन कार्पस मतलब क्या, सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होंगे। अगर इस तरह की ओवरी से कोई फ्रूट्स बन रहे हैं तो उन सारे फ्रूट्स को बोलते हैं सिंपल फ्रूट्स। और एग्जांपल है सिंपल मैंगो है, या हमारे बीन्स आते हैं, या पीज है ना। तो ये सारी ये सब एग्जांपल है सिंपल फ्रूट के, राइट। अब दूसरे होते हैं एग्रीगेट फ्लावर, एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय द मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से। किसी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी मीन्स
मोर देन वन कार्पल, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो वो कई सारे कार्पल्स होंगे और ये सारे कार्पल्स फ्यूज भी नहीं होंगे। अगर फ्यूज होंगे तो उसको हम सिंपल फ्रूट बोलेंगे, लेकिन अगर ये मल्टी कार्पिलरी है, एक से ज्यादा कार्पल्स हैं और ये सारे कार्पल्स फ्री हैं, एपो कार्पल्स हैं, एपो कार्पस, सब अलग अलग हैं। तो इस तरह के ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, उसके अलावा जो रसबेरी होती है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, राइट। उसके बाद थर्ड टाइप का फ्रूट आता है कंपोजिट फ्रूट। Composite fruit is developed by the complete inflorescence। एक फ्लावर से डेवलप नहीं होता है, बल्कि ये पूरे जो इनफ्लोरेसेंस है, मतलब ऐसा ही है ना, ये सब पूरा और यहाँ सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो जब ये पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस एक ऐसा स्टॉक है और जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, राइट, तो जब ये पूरा इनफ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में तो उसको बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट, राइट। और कंपोजिट फ्रूट का एग्जांपल है जैसे पाइनएप्पल और कटहल जो रहता है ना, जैक फ्रूट, या पाइनएप्पल, these are the example of composite fruit. So this is the types of fruit: simple fruit, aggregate fruit and composite fruit. So this is all about the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में, या पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या पार्थेनोकार्पी, उसको बॉटनी में या यहाँ पर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेंगे। तो सीडलेस फ्रूट कैसे बनते हैं? सीडलेस फ्रूट बनते हैं पार्थेनोकार्पी से। तो अगर आपको पार्थेनोकार्पी से रिलेटेड कुछ आता है तो आप बोलेंगे सीडलेस फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसमें भी कुछ नेचुरल होता है, जैसे बनाना में आप लोग सीड्स नहीं देखते हैं, तो वो एक तरह की पार्थेनोकार्पी है, फ्रूट डेवलप होता है विदाउट सीड्स, राइट। लेकिन ये नेचुरल काइंड का पार्थेनोकार्पी है। और इसमें फिर नए प्लांट कैसे आते हैं? तो नए प्लांट्स आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, जैसे कि स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल भी, जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल पपैया है जो विदाउट सीड आता है, टमाटोज हैं विदाउट सीड आ रहे हैं, ग्रेप्स हैं, लंबे ग्रेप्स आ रहे हैं लेकिन उसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस के सारे नोट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन टू द स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स 12 B2 को। जब हम लोग स्कूल में मिल रहे थे तब मैंने आपको इसके नोट्स रिलेटेड एपोमिक्सिस से ऑलरेडी आई हैव गिवन। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं PDF में जल्दी ही एपोमिक्सिस से रिलेटेड नोट्स भेज दूंगी, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, right? So here we have concluded sexual reproduction in flowering plant. From next lecture we shall start reproduction in human. Thank you.